प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी खुद कर रहे हैं पूरी निगरानी। 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे। पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी किया जा सकता है आमंत्रित। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 8 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 6 मरीज ठीक हुए। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 152 तक पहुंची। सीएम धामी ने दी देशवासियों को धनतेरस की बधाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान से प्रार्थना की सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। सीएम धामी दे सकते हैं देवभूमि वासियों को दिवाली से पहले कई सौगातें। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। देवभूमि में अब तेजी से ठंड बढ़ने लगी है। वहीं कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी, वहीं बारिश भी हो रही है। तेजी से ठंड भी बढ़ने लगी है। जिक्र अगर किया जाए 4 धामों का, तो केदारनाथ धाम में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ने लगी है। कई जिलों में तेज बारिश के आसार भी जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो मौसम एक बार फिर बदल गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं और इसी बीच बर्फबारी के भी आसार हैं। जिक्र किया जाए 4 धामों में केदारनाथ में बर्फबारी हुई है और जिसके चलते ठंड भी फिलहाल बढ़ गई है। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है, देवभूमि में तेजी से ठंड बढ़ने लगी है। कई जिलों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय इलाकों में खास करके बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। खासकर पर्वतीय इलाकों में लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित और सावधान रहे, क्योंकि मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलने लगा है। तेजी के साथ ठंड बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार, साथ ही साथ बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। तो देवभूमि में ठंड बढ़ने लगी है, वो भी तेजी की रफ्तार के साथ। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम कि उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर बदल सकता है और कि यदि अभी इस समय की बात करें तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जरूर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है कि मौसम सुहाना बना हुआ है और बादल छाए हुए हैं। लेकिन राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम जरूर ठंडक जरूर दिखा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जो जर्सियां हैं, जैकेट है, वो निकल चुकी हैं और तमाम लोग जैकेट वगैरह पहनने लगे हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। लेकिन सोनिका, वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से भी हाल ही में आपने देखा था कि जब बारिश उत्तराखंड में हुई थी, 3 दिन लगातार बारिश हुई थी और काफी तबाही उत्तराखंड में देखने को मिली थी। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि जरूर अलर्ट रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। मौसम का अनुमान जो बताया जा रहा है वो साफ तौर पर मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं मौसम जरूर सुहाना होगा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। धनराज, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खासकर कहा गया कि बर्फबारी भी होने के आसार है। कितनी चुनौती उस इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए? जी बिल्कुल सोनिका, कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बनी रहती है, क्योंकि जब मौसम सुहाना होता है, बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको
दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि चलने के लिए जगह नहीं रहती है। जब बर्फ पड़ती है तो लोग वहां पर घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और सर्दी इतनी हो जाती है कि ठिठुरन वाली सर्दी हो जाती है, जिससे उनके खाने पीने की समस्या जरूर सामने आती है। लेकिन उसके लिए प्रशासन को लगातार अलर्ट मोड पर रहना होता है, और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता भी है कि तमाम जो ऐसे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक चुनौती भरा जीवन उनका उत्तराखंड में है कि जिस तरह से पर्वतीय पहाड़ों में बारिश की बात करें या फिर बारिश की बात करें लगातार होती रहती है, और तमाम तरह की दिक्कतें उन लोगों को आती है। तो उसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर रहता है और तमाम व्यवस्था बनाने में जुटा रहता है। सोनिका, धनराज, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेज बारिश के आसार जताए गए हैं, कब तक मौसम ऐसा बना रहेगा? जी सोनिका, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले 3 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर बारिश जरूर बरस सकती है, लेकिन इतनी बड़ी चेतावनी नहीं है कि कोई खतरा हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब सर्द मौसम आने वाला है, तो उसके लिए ठंडक के लिए बारिश भी होनी आवश्यक है, और कहीं ना कहीं जो बारिश होगी उससे जरूर ठंडक उत्तराखंड में आएगी। जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर देखी ठंडक जाएगी। बढ़ने लगी है तेजी के साथ। आप हमारे साथ बने रहे धनराज। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बाहरी राज्यों के आने वाले लोगों के लिए एसओपी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये फैसला त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया गया है। जिस तरीके से दीपावली नजदीक है, उसके बाद लगातार त्योहारों का महीना ये चल रहा है। ऐसे में जो लोग बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए नई एसओपी जारी की गई है। पंजीकरण कराना होगा वेब पोर्टल पर, स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी अपडेट लेंगे। धनराज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बाहरी जो भी व्यक्ति प्रवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए एसओपी जारी की गई है, क्या कुछ है इस नई एसओपी में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से त्योहारी सीजन नजदीक है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले भले ही उत्तराखंड में कम हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं उठाना चाहती है। तमाम एसओपी जारी जरूर कर दी है उत्तराखंड सरकार ने, और साफ तौर पे कहा गया है एसओपी में कि जो बाहर से आने वाले राज्य के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है उन पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, और जो स्मार्ट सिटी का वेब पोर्टल बनाया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा कि उनको उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी, वरना उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। या फिर जिनको दोनों डोज लग गई है या फिर कोरोना का टेस्ट कराकर वो उत्तराखंड आ रहे हैं 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट लेकर उनको आनी होगी, तभी वो उत्तराखंड में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है सोनिका। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने की आशंका रहती है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये एसओपी जारी की है। और साफ तौर पर बाजारों के लिए भी एसओपी जारी कर दी है कि कहीं पर भी कोई भीड़ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो जरूरी होगा करना, और मास्क लगाकर ही वो बाजारों में सब लोग उतरेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी सरकार बाध्य होगी, और तमाम प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। धनराज, स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा उन लोगों को, किस तरीके से प्रोसेस है इसका पूरा? जी सोनिका, बिल्कुल जो वेब पोर्टल पर पंजीकरण का प्रोसीजर है वो साफ तौर पर उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि जब पंजीकरण करते हैं तो उसको जो वेबसाइट है उसको खोलना होगा, और उसमें पूरी डिटेल उसमें डालनी होगी कि कौन कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कब तक वो उत्तराखंड में रहेंगे। पूरी डिटेल उसके अंदर भरी जाती है, यानी कि नाम, एड्रेस और जन्म तिथि तक उसमें डाली जाती है, मोबाइल नंबर तक उसमें डाला जाता है, और एक लिमिट होती है कि वो कितने समय तक उत्तराखंड के अंदर रहेंगे, और यदि उस लिमिट से अधिक वो लोग रहते हैं तो उसको सरकार चिन्हित करती है और उन पर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी शासन प्रशासन लगातार करता है। जी सर, ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, और इसी के मद्देनजर देवभूमि में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब उसके मद्देनजर बसपा छोड़ आम आदमी पार्टी के हो गए हैं कृपाल रामार्य।
तो कृपाल राम आर्य ने बसपा का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आर्य ने 12 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। तो दल बदल का सिलसिला उत्तराखंड में चल रहा है। राजनीतिक दलों में से कार्यकर्ता दामन छोड़ दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है कि बसपा को छोड़कर कृपाल राम आर्य आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आर्य ने 12 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड में। तो आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है। उत्तराखंड में पहली बार आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखा है और जिस तरीके से दामन थामा जा रहा है दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी का, देखना होगा कितनी कामयाबी हालांकि 2022 में मिलेगी। फिलहाल संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जानकारी मिल रही है कि अब बसपा का दामन छोड़ दिया है कृपाल राम आर्य ने और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कितनी मजबूती मिलेगी इससे पार्टी को? आम आदमी पार्टी की जो तमाम तरीके की राजनीतिक वो आम आदमी पार्टी से ज्वाइन करते उनका जो वर्कर चाहे वो भाजपा पार्टी की बात करे चाहे वो कांग्रेस की बात करे उनके वहाँ पर वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है कृपाल राम आर्य ने और 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बेहद ही कम समय अब बचा है। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त उठापटक दल बदल का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। बात आम आदमी पार्टी की करें, लगातार एक्टिव मोड में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जनता के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है। कई घोषणाएं की गई है उनकी तरफ से। जनता के साथ दावे और वादे तमाम किए जा रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा 2022 में कि परिणाम क्या रहेंगे और जनता का क्या रुख रहता है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है और अब बसपा का दामन छोड़ कृपाल राम आर्य जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनके साथ 12 और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। संचित, आवाज आ रही है आपको हमारी? संचित, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए सोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी लोग कार्यकर्ताओं को मिलते हैं जिनको दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी में चुनावी सीट नहीं मिल पाएगी है, जिनको खतरा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ता जाकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके बेसिस से आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में अपने आप को विपक्ष में भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं कृपाल राम आर्य, बसपा का दामन छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में बेहद कम समय में ही अब चुनाव होने हैं 2022 में। आगे रुक करते हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पार्टी यानी उत्तराखंड सरकार पर वार किया है। हमला किया गया है कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड सरकार पर। बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ी है, ये कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। बीजेपी ने आम आदमी को दिवाली को फीका कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीजेपी सरकार जनता को लूटने का कार्यक्रम चला रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर निशाने साध रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इसके मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष को घेरने की हर मुद्दे पर घेरा जा रहा है और अब महंगाई को लेकर कहा गया है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ी है उत्तराखंड में और बीजेपी ने आम आदमी की दिवाली को फीका कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं सत्ता पक्ष पार्टी पर। बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर हमला किया है। लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है, सीधा
जनता को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है, किस तरीके से देखती हैं आप? क्या वाकई उत्तराखंड में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए कांग्रेस के द्वारा लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही है और महंगाई और बेरोजगारी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सभी जो राजनीतिक दल है फिलहाल राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में है। और देखिए महंगाई की जिस तरह से बात है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर जो टैक्स की वजह से कहिए या फिर अन्य वजह से कहिए कि जो चीजें हैं चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या अन्य जो गैस सिलेंडर के दाम हो, ये कुछ जो बिल्कुल बेसिक जो जरूरतें हैं इनके दाम में कहीं ना कहीं समय से पहले एकदम इतनी बढ़ोतरी हुई है कि उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, जाहिर तौर पर उनको सत्ता पक्ष को घेरने की जो वजह है वो भी मिली हुई है। और देखिए फिलहाल यही वो मुद्दे हैं पर आने वाले समय में चुनाव में भी यही वो मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी और महंगाई, जिस पर सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। और जो विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर, फिलहाल देखिए कांग्रेस उत्तराखंड में कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकार की नीतियों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर भी फिलहाल राज्य सरकार को जवाब देना होगा। और अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जवाब देने की जरूरत होगी। क्या लगता है विशाखा, जिन मुद्दों को लेकर के फिलहाल कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टियां सत्ता पक्ष को घेर रही है, क्या मकसद जो उनका है कामयाबी में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए कामयाबी किस पार्टी को, किस वोट बैंक को साधने में, किस मुद्दे के द्वारा कितनी मिलेगी यह समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर की जो तैयारियां हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल विशाखा, सभी तैयारियों में जुट गए हैं फिलहाल, लेकिन इसी बीच आप हमारे साथ बनी रहे। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसी बीच जानकारी मिल रही है कि आज धनतेरस के मौके पर सीएम धामी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है। तो जिस तरीके से आज धनतेरस है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान से प्रार्थना की है सुख और समृद्धि की, देशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों की खुशहाली के लिए सीएम की तरफ से प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि सभी के जीवन में खुशहाली आए। सीएम धामी ने बधाई दी है देशवासियों को धनतेरस की। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि सीएम धामी देवभूमि वासियों को दिवाली से पहले कई सौगातें दे सकते हैं। प्रार्थना उनकी तरफ से की गई है और धनतेरस का मौका है, आज अवसर है, इस मौके पर बधाई दी गई उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को भी। साथ ही साथ कहा गया है कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आए। विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, आज धनतेरस है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी बधाई दी गई है, किस तरीके का माहौल आप देख रही हैं उत्तराखंड में आज? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही जो दिवाली की सौगात के रूप में राज्य में कई घोषणाएं जो है वो की गई थी और मानदेय सरकारी कर्मचारियों के बढ़ाने की जो उन्होंने घोषणा है वो की थी। जो 10 साल से कम जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनके लगभग 3,000 रुपए और उससे ज्यादा के और अधिक बढ़ोतरी करने की जो उन्होंने दिवाली तक यह जो उपहार समझिए कि राज्य के सभी जो कर्मचारी हैं उनको दिया था। इसके बाद आज धनतेरस के दिन उनके द्वारा सभी प्रदेशवासियों को, आम जनता को भी बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और उनके द्वारा कहा गया कि दिवाली राज्य के लिए भी शुभ हो और जिस तरह से राज्य आपदाओं से जूझ रहा है कहीं ना कहीं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि यह जो दिवाली है वो मंगलमय हो राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए। ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई और शुभकामनाएं जनता को दी गई। और इसके द्वारा भी उनके अलग से कहा गया कि राज्य के कर्मचारियों को लेकर या फिर अन्य जो चीजें हैं उसको लेकर भी कई जो बड़ी घोषणाएं हैं वो कल या परसों उनके द्वारा की जा सकती है। जी, यानी दिवाली के अवसर पर उत्तराखंड वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। जी बिल्कुल सोनिका, कम से कम जो राज्य कर्मचारी हैं जो लंबे समय से विरोध प्रदर्शन पर थे उनके द्वारा जो फिलहाल नाराजगी है राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, वो दूर हुई होगी। और जिस तरह से मानदेय में वृद्धि की गई है कहीं ना कहीं जो
आम कर्मचारी है उसको ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक जो कर्मचारी हैं कार्यरत हैं उनको लाभ मिलेगा। और जाहिर तौर पर जो त्योहारों की रौनक है वो ऐसी जनता की कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होना है 5 नवंबर को। ये बड़ी जानकारी है कि उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी खुद पूरी निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 5 नवंबर की तारीख होगी जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। पूरे उत्साह और जोश के साथ कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम धामी खुद निगरानी रख रखे हैं उन्होंने और निरीक्षण कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का। इसी बीच जानकारी ये भी है कि पीएम के कार्यक्रम में अखाड़ों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 नवंबर को उत्तराखंड जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कई कार्यक्रम उनके आयोजित है। 5 नवंबर के दिन कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का भी उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा। और जिस तरीके से उनका कई कार्यक्रम तय है, केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। रफ्तार थमने लगी है देवभूमि में कोरोना की, ये जानकारी सामने आई है। वहीं 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो सिर्फ 8 नए संक्रमित मामले 24 घंटे के अंदर। वहीं 24 घंटे के अंदर एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, 6 मरीज ठीक हुए हैं। ये राहत भरी खबर उत्तराखंड से। सक्रिय मामलों की संख्या 152 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 152 उत्तराखंड में मौजूद हैं। वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो बेहद रिकॉर्ड स्तर पर उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का प्रक्रिया चल रही है और 24 घंटे में 8 नए संक्रमित मामले। आगे रुक करते हैं, आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से सामने आ रही है। चुनाव से पहले सीएम चन्नी का दिवाली गिफ्ट सामने आया है। सीएम चन्नी ने महंगाई भत्ते में 11% बढ़ोतरी का ऐलान किया है कर्मचारियों के लिए। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राज्य में 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली का ऐलान किया गया है और इसी के साथ 95% उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो दिवाली से पहले ही ये बड़ा तोहफा दिया गया है तमाम कर्मचारियों को। 11% की बढ़ोतरी डीए में की गई है। तो सीएम चन्नी लगातार एक्टिव मोड में है और फैसले लिए जा रहे हैं पंजाब की जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में। तो अब ये बड़ी जानकारी मिली है। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है तमाम कर्मचारियों के लिए और साथ ही साथ राज्य में 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली का ऐलान किया गया है। बिजली को लेकर के भी ऐलान किया गया है सीएम चन्नी की तरफ से और कहा गया है कि तकरीबन 95% उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। तो सीएम चन्नी लगातार एक्टिव मोड में हैं। उनकी तरफ से बैठकों का दौर लगातार जारी है। कैबिनेट की बैठक लगातार हो रही है। पंजाब कैबिनेट की अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बीते दिन पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये फैसले लिए गए। महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है दिवाली से पहले। वहीं बिजली से संबंधित ऐलान किया गया है। राज्य में 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली का ऐलान और 95% उपभोक्ताओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये कहा गया है। आगे रुक करते हैं, अयोध्या लिए चलते हैं आपको सीधा। अयोध्या में दीप उत्सव का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और जिस तरीके से दिए लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 लाख से ज्यादा दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। तो ये जानकारी मिल रही है। छोटी दीपावली के दिन 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब उस लक्ष्य की पूर्ति हो इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन पर पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या नगर और कार्यक्रम स्थल सहित पूरे अयोध्या में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं और जनसमूह की मॉनिटरिंग की जाए। तो अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी।
तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।